चलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल केकेजी क्लासेस में। दोस्त आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का जो चैप्टर चलेगा, आज क्लास 12 की आपको पता ही है बायोलॉजी का क्लास चलने वाला है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 है। याद रखना, चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 का क्लास चलने वाला, देख सकते हो चैप्टर 9 है। ये क्लास 12 के बायो का है, जिसका नाम है खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति। याद रखना मेरे दोस्त, यह है बहुत प्यारा चैप्टर आपको माना जाता है ये चैप्टर, ठीक है ना। कि आपको खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति, ये चैप्टर नंबर 9 है क्लास 12 के बायोलॉजी का। मेरे दोस्त, अगर अच्छे से अच्छे नंबर गेन करना है आपको, 400 450 प्लस करना है, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सिलेक्शन क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि पूरे चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, किसी भी चैप्टर से चाहे कोई भी चैप्टर हो, उससे ज्यादा दो ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, और बाय द केस अगर वो चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, नहीं था नहीं पूछेगा। तो मात्र ये दो ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूरे चैप्टर पढ़े हो गए क्या? पढ़ना जरूरी है, लेकिन याद पूरा नहीं ना हो पाएगा। इसलिए हर चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव, 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको मिल रहा है। उसको लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। केवल आपको बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सबका मिल जाएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या है चैप्टर नंबर 9 का? पहले क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे वाइल्टेक इंडेक्स क्या है? वाइल्टेक इंडेक्स क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं जैविक इंडेक्स भी कहते हैं। वाइल्टेक इंडेक्स कहिए या जैविक इंडेक्स कहिए, और इसके ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखो, वाइल्टेक इंडेक्स की बात करें, इसमें बहुत ईजी है। जो मृत्यु जन्म दर और मृत्यु दर, जैसे कि हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या में क्या होता है, एक तरफ से जन्म लेता है, एक तरफ से मरता है। आप एक आंकड़ा के माने तो प्रतिदिन 1.25 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, और उसी आंकड़ा से 75 से 76 हजार कम से कम मृत्यु भी होता है। लेकिन वही कहता है जन्म दर, यानी कि जन्म होने की जो अनुपात है, संख्या है, और बटा मृत्यु के जो संख्या है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे वाइल्टेक इंडेक्स कहते हैं, जैविक इंडेक्स कहते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखोगे? जन्म दर मतलब जन्म लेने की संख्या, जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशत अनुपात को जैविक इंडेक्स या वाइटेल इंडेक्स कहते हैं। इसके ज्ञात करने का सूत्र बहुत ईजी है। आपको यह तो पता चल गया भाई कि जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात है। अगर जन्म दर को हम n मान लेते हैं, अगर मृत्यु दर को m मान लेते हैं, तो एन अपॉन एम हो जाएगा। किसका? तो वायलेट इंडेक्स, और वायलेट इंडेक्स को वी आई कहते हैं, वी आई से दर्शाते हैं। तो वी आई बराबर क्या हो गया? एन अपॉन एम। लेकिन आपको पता है इसके अनुपात, अनुपात मतलब 100 गुने 100 लगाना पड़ेगा, इसलिए प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत, यानी कि उसके अनुपात को प्रतिशत को कहते हैं, इसीलिए आपको 100 लगाने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? वी आई बराबर एन अपॉन एम गुने 100, जहां एन आपका क्या है? जन्म दर है, एम कहां पे? मृत्यु दर है। तो डिफिनेशन में क्या लिखोगे? जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशत अनुपात को वायलेट इंडेक्स कहते हैं। और इससे इजी डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। वी आई बराबर एन अपॉन एम गुने 100, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए 100 लगेगा। जहां पे एन आपका जन्म दर, एम कहां पे? मृत्यु दर है। क्या यह क्वेश्चन याद करने में कोई दिक्कत है क्या? इतना इजी क्वेश्चन, कहीं दिक्कत है क्या? नहीं ना होने वाला है दिक्कत, बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही डिफिनेशन मिलता ही है, ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से। अगले क्वेश्चन देख लेना मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन है मोनो मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तथा बायो बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन कर रहा है एक बार में। पहला क्वेश्चन आपको क्या है? मोनोक्लोनल, ठीक है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है मेरे दोस्त? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन इसमें कर रहा है बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि दोनों का डिफिनेशन आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मोनोक्लोनल, मोनोक्लोनल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बायो रिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोनोक्लोनल की बात करें, वह क्या है? तो यह एक ऐसी कोशिकाएं हैं, जो मोनोक्लोनल की बात हो रही है, यह एक ऐसी कोशिका है जो अपने पूर्वज, क्या है, पूर्वज कोशिकाएं से यहाँ पे विभाजित से बनती हैं। देखो मेरे दोस्त, पूर्वज कोशिकाएं मतलब होता है पुरानी कोशिकाएं।
जैसे कि आपके जनन होता है, आपकी जन्म होता है, तो आपकी डीएनए आपकी माता-पिता से मैच करता है। आपकी उनकी कोशिकाएँ आपके अंदर भी आ गया है, कि आपके माता-पिता जो है, उनमें जो भी कोशिकाएँ था, उनका कुछ कोशिकाएँ आपके अंदर आ जाता है। इसलिए डीएनए मैच हो जाता है ना? तो सेम कंडीशन कहा गया कि यह एक कौन में दोस्त मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल की बात हो रही है। तो ये एक ऐसी कोशिकाएँ है जो अपने पूर्वज मतलब पुराने पूर्वज समझ रहे ना? पूर्वज कोशिकाएँ के विभाजन से बनती है। किससे? विभाजन से बनती है तथा यह एक ऐसे जीव थेरेपी है, ये एक ऐसी जीव थेरेपी भी होती है जिसके एक ही प्रकार में कई एंटीबॉडी क्या होती है यहाँ पे प्रतिपादित होती है, या यहाँ पे प्रतियाएं तैयार करती है या तैयार की जाती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल की बात कर रहे हैं। एक ऐसी जीव कोशिकाएं हैं जो अपने पूर्वजों से विभाजित होकर बनती है, और ये तथा यह एक ऐसी जीव थेरेपी भी होती है जिससे क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार के कोई एंटीबॉडी मतलब बहुत सारे एंटीबॉडी, कई मतलब बहुत सारे कई प्रकार की एंटीबॉडी यहाँ पे प्रतियाएं क्या होती है तैयार की जा सकती है। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है। और इसी का अगला क्वेश्चन है बायोरिएक्टर क्या है। मेरे दोस्त बायोरिएक्टर की बात करें, बायोरिएक्टर क्या है इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बायोरिएक्टर की बात करें, देखो समझने का प्रयास कीजिएगा। कम अपतन क्वेश्चन है, कम आपतन संवर्धन से कम आपतन संवर्धन से कम आपतन संवर्धन से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा सकता है। इस उत्पादन को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का प्रयोग करते हैं। मतलब समझिए यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ नहीं आया। क्वेश्चन है कि कम आपतन संवर्धन से क्या कहा, कम आपतन संवर्धन से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा सकता। क्या कहा, कम मात्रा आपतन कम आपतन संवर्धन से, क्या कहा, कम आपतन संवर्धन से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मतलब बहुत मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा सकता। किसके? कम कम आपतन संवर्धन से पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा सकता। इस उत्पादन को अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिससे हम अधिक मात्रा में अगर उत्पाद को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तब हम वहां पर बायोरिएक्टर का प्रयोग करके उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर कम आपतन संवर्धन से, क्या कहा, कम आपतन संवर्धन से पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा सकता है, तो हम मतलब उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको लिख सकते हैं उत्पादन को अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए, क्या कहा, उत्पादन को अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, यही बायोरिएक्टर है। ठीक है। और आगे चले, इसमें थोड़ा सा ये समझ में आ गया। इस बायोरिएक्टर का डिजाइन एक बड़े बर्तन के समान है। बड़े बर्तन मतलब बड़ा हंडा उंडा देखे ना, बड़े बर्तन के समान है, जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु व मानव कोशिकाएं का उपयोग करते हुए कच्चे माल के कच्चे माल के जैव रूप में विशिष्ट उत्पादन आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा सबसे पहला यहाँ पे बायोरिएक्टर क्या है, तो बायोरिएक्टर एक ऐसा मतलब ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जिससे कम उत्पादित पदार्थों को अधिक उत्पादित में बदल सकता है। मतलब जिससे कम उत्पादित हो रहा है तो बायोरिएक्टर का प्रयोग करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, इस बायोरिएक्टर का जो डिजाइन होता है एक बड़े बर्तन के समान होता है, बहुत बड़ा बर्तन होता है उसके समान होता है, जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधा, जंतु, मानव कोशिकाएं का उपयोग करते हुए कच्चे माल, क्या कहा, कच्चे माल जिससे बना कच्चे माल के जैव रूप में विशिष्ट उत्पादन आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। जो बायोरिएक्टर क्या करता है, जो बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में लाया जा सकता है, वो क्या है, अगर जो बायोरिएक्टर की बात करें जिसका सर्वाधिक उपयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे विलोडन प्रकार कहते हैं। याद रखना बायोरिएक्टर, आपको ये चीज समझ में आएगा बायोरिएक्टर होता क्या है, इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो मेरे दोस्त आपको बता दें कि सबसे पहले बात केवल आपको समझना ही काफी नहीं है, उसका डिफिनीशन भी सटीक होनी चाहिए। अगर डिफिनीशन सटीक नहीं है फिर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है इस चैप्टर का,
जो भी हमारे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं खाद्य उत्पादन में कार्य नीति, जो वृद्धि में कार्य नीति, यह जो चैप्टर है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को पढ़ना है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। सबसे पहले बात करें यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आप ये मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं या मौन पालन से आप क्या समझते हैं, हमारे जीवन में इसकी क्या महत्वपूर्ण है। देखो जो मधुमक्खी पालन है, आप इतना जानते हो मधुमक्खी पालन से हमको क्या लाभ मिल सकता है, तो आप चाहो तो इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है कि देखो अपने भाषा में आप कहां तक सोच सकते हो, आपकी सोच मैं बता रहा। आप लिखोगे मधुमक्खी पालन से हमको निम्नलिखित लाभ है। मधुमक्खी पालन से क्या होती है, मुझे मध प्राप्त होती है। ठीक है ना, और मध से हमें बहुत सारे लाभ है। मतलब 2-3 लाइन अपना से बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन अब हम अपने भाषा में आप बताते हैं, अपने क्या किताब की भाषा नहीं, अपना भाषा। ठीक है, क्या देखिए, देखो शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव मधुमक्खी पालन अथवा क्या कहलाता है, मैन पालन कहलाता है। नहीं समझ में आया, देखिए यानी कि मध, यानी कि जिसको शहद कहते हैं, ठीक है ना, शहद मतलब मध होता है। तो शहद के उत्पादन के लिए आप ये मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव ही, मधुमक्खियों का छत्ते का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन कहलाता है। क्या कहता है, मौन पालन कहलाता है। मतलब शहद के उत्पादन के लिए, शहद के निर्माण के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव ही क्या कहलाता है। क्योंकि देखना आप अगर लीची की गाछी हो, आम की गाछी हो, तो जब फुलाता है, चाहे सरसों का समय आता है, तो आपके घर के अगल बगल में गाछी में बहुत सारा डब्बे रख दिया जाते हैं। तो उसके रख रखाव भी एक, रख रखाव करेंगे तब ना, क्योंकि उसमें तो अपना से करना नहीं है, उसका रख रखाव किया जाता है। तो ये कहा गया है शहद के उत्पादन के लिए या शहद के निर्माण के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव ही क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है या मौन पालन कहलाता है। यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। शहद के उच्च पोषक मानव तथा शहद के उच्च पोषक मान तथा उसके यहाँ पे औषधीय महत्व के कारण मधुमक्खी पालन हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब देखो मधुमक्खी जो है ना, शहद जो है ना, शहद का उच्च गुणवत्ता है और उसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। वही कहा गया शहद के उच्च पोषक मान, शहद में उच्च पोषक मान होता है। साथ में शहद का निर्माण औषधि मेडिसिन में, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत होते हैं, उससे बहुत सारे दवाइयां बनाई जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में मधुमक्खी पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने कहा आपसे शहद उच्च गुणवत्ता वाली पोषक रखती है और औषधि के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। औषधि के महत्व के कारण, औषधि के महत्व के कारण मधुमक्खी पालन हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने सबसे पहले कहा कि शहद के निर्माण हेतु या शहद के उत्पादन हेतु मधुमक्खी के छत्ते का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। शहद उच्च पोषक तत्व है, उच्च पोषक तत्व है तथा क्या इसकी मेडिकल में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए मधुमक्खी पालन हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैंने जो शब्द आपसे बोला वो मेरा भाषा और जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, वही कहा गया शहद एक उच्च पोषक तत्व है या पोषक मान है तथा इसके औषधि में महत्वपूर्ण कारण क्या करता है, मधुमक्खी पालन का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या स्थान है। ठीक है ना, यह यहाँ पे यह प्राचीन काल से चल रहा है, प्राचीन काल से चल रहा है। कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग है एक प्रकार का। कुटीर उद्योग मतलब होता है एक छोटा उद्योग जिसमें 1-2 बंदे काम करते हैं और अपना जिंदगी पालन करते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है ना, एक प्रकार का कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है, क्योंकि आपको पता है शहद जो खाता है उसको देखना, आपको कहेगा डॉक्टर लोग उसमें छुहारा डाल के शहद खाने के लिए, इसे शहद बहुत सारा अच्छे पोषक है। याद रखना उच्च पोषक महत्व का एक आहार है और औषधीय की जो मेडिसिन होता है, दवाई होता है, तो औषधियों की देसी प्रणाली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देसी प्रणाली मतलब देखना हमारे घर में घरेलू जिसको कहते हैं, जो हमारे जैसे पतंजलि है, पतंजलि में क्या है, देसी सब चीज है। उसमें मतलब ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा सा मतलब रसायन का प्रयोग किया गया, नहीं देसी।
जिसको हम लोग कहते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेदिक, ठीक है ना, आयुर्वेदिक में इसका प्रयोग किया जाता है। शहद क्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो शहद निर्माण से आप क्या समझते हैं, मधुमक्खी पालन से क्या समझते हैं। जरूरत नहीं कि आप सेम टू सेम लिखना है। आप देखो, जब आप अच्छे स्टूडेंट अच्छे तभी कहलाओगे जब आप किसी क्वेश्चन को देखकर उसको एनालाइज करके अपने भाषा में ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। जैसे यह क्वेश्चन है, जरूरत नहीं कि आप मैंने ये भाषा लिखा परिभाषा लिखा ये सेम लिखना है, आप इसमें थोड़ा सा चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यही हमारा असली पहचान होता है स्टूडेंटों का। और टीचर में स्टूडेंट में ही फर्क होता है कि टीचर अपने से परिभाषा को बना लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्टूडेंट उसको नहीं बना पाते हैं। और यही दिक्कत है, जब बना पाओगे तो आप अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी कहलाना शुरू करोगे। अगले क्वेश्चन की बात कर ले मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखो, हमारे हरित क्रांति हमारे लाइफ में, हमारे एग्रीकल्चर में, जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा कृषि है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। क्योंकि जब हरित क्रांति आया था उस समय पहले के लोग बैल से जोता करते थे खेत को, बहुत टाइम लगता था। आज ट्रैक्टर आ गए, यानी कि एक कट्ठा जोतने में 2 घंटा लगता था, 3 घंटे, 2 घंटे कम से कम लगता था। आज एक कट्ठा जोतने में 5 मिनट में खेत जोता जाता है, यानी कि उसमें डेवलप हुआ। पहले लोग धान रोपते थे तो एक कट्ठा में 20 किलो 30 किलो धान होते थे। आज देखो, वह धान की एक कट्ठा में धान कम से कम कुंटलों होते हैं। आज हाइब्रिड आ गया, सब हरित क्रांति का देन है। यानी कि आज हाइब्रिड में एक पेड़ में किलो के किलो उग रहे हैं, यह हरित क्रांति का देन है, टेक्नोलॉजी का देन है। तो वही कहा गया, देखो, खाद्य उत्पाद को बढ़ोतरी के लिए, खाद्य उत्पाद मतलब जो खाने के सामान है उसमें बढ़ोतरी के लिए, तो खाद्य उत्पाद में बढ़ोतरी के लिए कृषि क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं, कृषि के बढ़ाने के लिए जो उसमें टेक्नोलॉजी नया प्रयास किया जाता है, उसको डेवलप किया। जैसे टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में देख रहे हो, पहले ट्रेन चलता था, आज बुलेट ट्रेन आ गया, मेट्रो आ गए, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले बैलगाड़ी चलता था, आज एकदम ऑटो चलने लगा। पहले रिक्शा चलता था, रिक्शा खत्म हो गया, अब टोटो चलने लगा। मतलब टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होते जा रहा है। वही कहा गया कि खाद्य उत्पाद को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं उसे तथा उसके फलस्वरूप उत्पादक में जो वृद्धि होती है। भाई ऐसे ही नहीं कि अब बढ़ा दिए, मतलब कृषि क्षेत्र में मतलब मेहनत कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं और उत्पाद में वृद्धि हो ही नहीं रहा। लेकिन आज तो आपके सामने दिख रहा है ना, पहले के जमाना में बहुत कम होता था सामान, आज ज्यादा हो रहे हैं, कम जगह में ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यह हरित क्रांति का दिन है, उसके उत्पादक में वृद्धि हो रही है। वही कहा गया, उसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हरित क्रांति कहते हैं। और भारत में इसकी शुरुआत जो हुई थी 1960 में हुआ था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुआ। आज हर घर घर तक पहुंच चुका है। आज जो है हर घर घर तक पहुंच चुका है हरित क्रांति। क्योंकि आप बताओ, आपके घर में कौन हाइब्रिड नहीं रोपता है। आज देहाती कोई चीज नहीं मिलता है। खीरा देख लो, तो देसी खीरा कनाल निकल जाएगा, लाल हो जाएगा, लेकिन अब विदेशी खीरा जो होता है, यानी कि जो हाइब्रिड है, वो हमारा कभी काला पड़ता ही नहीं, उजला को उजला ही रहता है। ये बहुत सारे हमारे टेक्नोलॉजी पढ़े हैं जिसमें यह हरित क्रांति का महत्वपूर्ण है। और इसके कारण महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो हरित क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान को है क्या 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 है, चलो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंधन होना। सिंचाई के लिए मतलब पानी पिलाने के लिए उपयुक्त प्रबंधन, नहरों का बनना, नाले का बनना। सेकेंड पॉइंट है वैज्ञानिक वृद्धि तथा दृष्टिकोण की कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाना। यानी कि वैज्ञानिक के दृष्टि में यह आपको पता होना चाहिए कि भाई, जब तक कृषि वैज्ञानिक के नजरों में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक, साथ में सी नंबर पॉइंट है इसके महत्वपूर्ण हरित क्रांति में, देखो, अच्छे तथा उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ पे उर्वरकों का उपयोग करना। अच्छे क्वालिटी का उर्वरक होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। साथ में फसलों को खराब तथा नुकसान होने से बचाना। जैसे कि फसलों को खराब होने से, नुकसान होने से बचाना, ये हमारे हरित क्रांति पर एक सब्जेक्ट टिप्पणी है। जो ऐसे तो यहीं तक काम हो गया था, लेकिन ऐसे जो यहाँ तक लिख दिए है ना, ताकि आपकी अच्छे और मार्क्स मिले। ठीक है, अगले क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, इसी का इंग्लिश मीडियम है मेरे दोस्त, आप देख सकते हो। जो आपको हरित क्रांति पर है इसी का इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से हट जाता हूँ थोड़ा सा, या आप डायरेक्ट इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हर चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव, 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया जा रहा है, जिसमें आप 500 टोटल। अगर चैप्टर की बात करें तो एक सब्जेक्ट का 500 ऑब्जेक्टिव होता है, 100 से 120 शॉर्ट क्वेश्चन होता है,
20 से 30 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इतना अगर याद करते हो 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और कितने स्टूडेंट कहते हैं सर गारंटी। देखो हमको गारंटी देने में कोई बात नहीं है। देखो विश्वास पर एजुकेशन होता है, कोई गारंटी पर नहीं होता है। अगर हमको अगर सिर्फ उसको अगर सिर्फ देना रहता आपको, तो मैं गारंटी लेने में कोई दिक्कत नहीं था। एक वर्ड है गारंटी, मैं बोल दूंगा 100% गारंटी जाओ हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपका संभव है ऐसा? अगर आपको बुक भी दे दिया जाए एग्जाम में कि जाओ बैठ के छाप लो, क्या आप छाप पाओगे 100%? कभी पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी का दिया हुआ क्वेश्चन 100% आ जाएगा? 100% कभी नहीं आता किसी का दोस्त। 80 से 85%, 90% तक कर सकते हो उसे पढ़कर। उससे ज्यादा करने के लिए आपकी अपनी एबिलिटी पर करना होता है, किसी टीचर की एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है। टीचर 100% पढ़ाता है अपने तरफ से, लेकिन बच्चे के डिपेंड करता है कि वो कितना लेता है। ठीक है ना? इसीलिए मेरे दोस्त, कोई भी आपको झूठा वादा करे 100% मेरा मैच करेगा, तो कभी ये बिल्कुल झूठ है। 100% किसी का नहीं करता। तो अगला क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, यहाँ पे किसी पौधे में रोग का विकास किस पर निर्भर करता है? अगर किसी पौधे में अगर रोग का विकास हो रहा है, उस पर किस पर निर्भर कर रहा है? बहुत सारा पौधा उसमें कीड़ा लग जाते हैं, किसी रोग से ग्रसित हो जाता है और पौधे सूख जाते हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले पौधे में रोग के विकास के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है यहाँ पे क्या है? पोषिका जीन प्ररूप। पोषिका प्रपोषी जो होता है, पोषी जो होता है उसका जीन प्ररूप, रोगजनक तथा यहाँ पे जीन प्ररूप एवं वातावरण। ये सब डिपेंड करता है कि हो सकता है कि परपोषी उस पर कोई अलग से जीव बैठ गया है, हो सकता है कि उसमें कीड़ा लग गया, या हो सकता है कि वहां का वातावरण खराब है। वातावरण खराब, वहां पे दूषित हवा है, या वहां पे अच्छा से कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित नहीं है, या हो सकता है कि वहां के पानी का विकार दूषित है, इस वजह से सूख सकता है। तो वातावरण, यहाँ पे पोषिका जीन प्ररूप, साथ में रोगजनक एवं जीन प्ररूप, मतलब हो सकता है उसमें कीड़ा लग जाए, हो सकता है गरार लग जाए। इससे आपको क्या हो सकता है कि पौधे के रोग को यहाँ पे क्या होता है? विकास होता है। इसलिए इस से बचाना है पौधे को, तभी वृद्धि कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जंतु प्रजनन में प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो, जंतु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर जंतु प्रजनन करता है, इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले क्या है? अपने जनसंख्या में वृद्धि। सबसे पहला रीजन यही होना चाहिए। सबसे पहले वृद्धि दर में सुधार, मतलब जिसकी, जैसे देखो, अगर आज की दुनिया में देखना, पहले चिड़ै दिखता था, आज चिड़ै एक भी नहीं दिखता। पहले फदगुद्दी दिखता था, फदगुद्दी एक भी नहीं है। वो अपने जन्म दर को वृद्धि नहीं किया, जन्म दर को वृद्धि नहीं किया, और साथ में उसकी मृत्यु दर ज्यादा है। मृत्यु दर ज्यादा और जन्म दर में वृद्धि नहीं हुआ, इस वजह से उसकी जनसंख्या खत्म हो गया। सेम कंडीशन अगर मनुष्य का मृत्यु दर बढ़ जाए और जन्म दर घट जाए, तो इसके ये भी एक लिमिट में खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से जंतु प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, वृद्धि दर में क्या होता है? यहाँ पे वृद्धि दर में सुधार, उसकी वृद्धि में सुधार होनी होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? अधिक दूध, अधिक दूध से मांस, अंडे, उन उत्पादन का, यहाँ पे आदि का उत्पाद, जिससे कि जंतु की बात हो रही है, मानव की बात नहीं कर रहे, जंतु की बात कर रहे हैं। अगर मुर्गी है, अब बकरी है, अगर बकरी का उत्पादन ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा कटाएगा, तो कहां से आएगा? जैसे मुर्गी है, तो मुर्गी इसलिए पाला जाता है अधिक मात्रा में कि अंडा दे, साथ में मांस दे, ठीक है ना, लोग खाए। गाय इसलिए पाला जाता है कि दूध दे। इसलिए अगर इसकी वृद्धि नहीं होगा तो एक सीमित पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए वृद्धि इसकी आवश्यक है। इसलिए वृद्धि दर में सुधार, साथ में अधिक दूध, मांस, अंडा, और उत्पाद में, उन उत्पाद में वृद्धि करे, ठीक है ना, इसीलिए उसको जंतु की वृद्धि आवश्यक है। साथ में दूध, मांस, अंडे आदि की गुणवत्ता में सुधार। वो देखो, बहुत सारा जब चीज रहेगा तो गुणवत्ता में सुधार, कम चीज रहता है तो मिलावट ज्यादा होता है। अगर दूध में वृद्धि ज्यादा होगा तो इतना ना दूध होगा तो मिलावट कोई करेगा नहीं, अगर कम दूध होगा तो मिलावट ज्यादा करेगा, इसलिए उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। फोर्थ पॉइंट है, विभिन्न रोगों के लिए यहाँ पे, विभिन्न रोगों के लिए यहाँ पे रोधिता में सुधार, मतलब विभिन्न रोगों के लिए रोधिता में सुधार, क्योंकि सब पोषक मिलेगा हर एक वस्तु को। जैसे कि अगर देखो, हर एक वस्तु को हर चीज की चाहिए, अगर आप भी है तो आपको भी चाहिए, प्रोटीन से लेकर हर एक चीज, विटामिन ए से लेकर जेड तक, हर एक आपके हार्मोन से लेकर हर चीज चाहिए। अगर किसी का कमी हो जाएगा तो किसी ना किसी में आपको दिक्कत हो जाएगा, कभी बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, कभी त्वचा में ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब किसी न किसी कमी के कारण। इसके लिए उसकी क्या होता है? रोधिता में क्या होता है? उसका सुधार होता है। साथ में यहाँ पे क्या होता है? ई नंबर है कि उत्पादक जीवन काल में वृद्धि,
उत्पादक के जीवन काल में भी वृद्धि होता है। तो ये इसके लिए जंतु प्रजनन में मुख्य उद्देश्य है। अगर जंतु का प्रजनन होगा तो इतने हमारे फायदे हैं और इसको थोड़ा बरकरार रखना चाहिए। आज देखो हिरण की संख्या घट गया। अब पहले नीलगाय बहुत नजर आता था, अभी नीलगाय का संख्या बढ़ रहा है क्योंकि मारना रोक है। इससे पहले घट गया था, बढ़ रहा है, क्योंकि देखो जिस चीज पर रोक लगेगा, जिस चीज की वृद्धि की आवश्यकता है, वृद्धि कीजिए उसकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे किलनी ज्वर, किलनी ज्वर के लक्षण बताइए। किलनी ज्वर का लक्षण क्या है? सबसे पहले ज्वर मतलब होता है बुखार, याद रखना, फीवर होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे किलनी ज्वर का कारण क्या है, लक्षण क्या है? जैसे अगर किसी का किलनी ज्वर हो गया, जैसे कि आपको पता है कि किसी को बुखार होता है, तो या कोई मतलब कोई भी बीमारी होता है तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। जिससे बुखार होता है तो लोग उसको सिर पर चेक करते हैं, भाई बुखार है क्या, हाँ चेक करेगा। बाद में लास्ट में क्या कहते हैं, सिर दर्द कर रहा है प्यान, तो क्या करेगा, मुंह में है तो थर्मामीटर लगा देगा, कभी यहाँ लगा देगा। मतलब चेक करने का कुछ ना कुछ लक्षण होता है। ठीक है, ठंडा लगना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से तो किडनी ज्वर में क्या है, तो तीव्र बुखार, कम से कम 41.1 से 41.7 डिग्री तक आपका शरीर का तापमान हो जाएगा। कितना? 41.1 से इतना डिग्री सेल्सियस आपका तापमान हो जाएगा आपके शरीर का। ठीक है ना? साथ में अगला है अनियमित बुखार। यहाँ पे अनियमित, उसको नियंत्रित करने में थोड़ा कठिनाई होता है। क्या? अनियंत्रित या अनियमित बुखार आना। ठीक है ना? साथ में यहाँ पे कब्ज के बाद, यहाँ पे दस्त, कब्ज के बाद दस्त मतलब कब्ज होता है, कफ जिसको कहते हैं, तो कब्ज के बाद यहाँ पे दस्त होना। साथ में यहाँ पे भूख बंद, भूखे नहीं लगेगा। ये सब अगर लक्षण आपके अंदर है तो आप कह सकते हैं कि किडनी ज्वर हो चुका है आप। ठीक है ना? ये देखो चैप्टर बहुत प्यारा है और बहुत इजी है, अगर आप पढ़ना चाहो क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, ये तो हो गया ना 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, मेरे दोस्त क्वेश्चन है, अधिक खाद्य उत्पाद में, अधिक खाद्य उत्पाद में जंतु प्रजनन की भूमिका पर स्पष्ट टिप्पणी लिखिए। आपको पता है, ये जस्ट बताया कि जंतु प्रजनन से क्या लाभ है। तो अगर हमको अधिक खाद्य उत्पाद करना है तो जंतु प्रजनन आवश्यक है या नहीं? बिल्कुल आवश्यक है। अगर जंतु का प्रजनन ज्यादा होगा तो हमको खाने की वस्तुएं ज्यादा मिलेगी। जैसे कि देखो, अगर मुर्गा खाते हैं, मुर्गा का प्रजनन ज्यादा होगा तो मांस मछली ज्यादा मिलेगा। मछली का प्रजनन ज्यादा होगा तो मछली ज्यादा मिलेगा, है ना? अगर बकरियों का प्रजनन ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा। भेड़ का प्रजनन ज्यादा होगा तो ऊन हमको ज्यादा मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे। इसमें बहुत सारे जंतु हैं। अगर गाय का प्रजनन ज्यादा होगा तो दूध ज्यादा मिलेगा, भैंस का प्रजनन ज्यादा होगा तो ज्यादा मक्खन मिलेंगे। इस प्रकार से देखो, आप बोलोगे सर गाय का दूध का मक्खन नहीं बनता है। बनता है बहुत, बनता सब बनता है, लेकिन भैंसी का मक्खन बहुत बेस्ट होता है। ठीक है ना? भैंसी का दूध का, इसलिए टेंशन मतलब। भेड़ का दूध होता है, ऊंट का दूध होता है, सबसे ज्यादा ऊंट का दूध होता है। याद रखना। देखो जंतु प्रजनन द्वारा इसके वृद्धि दर, वृद्धि दर यहाँ पे रोग रोधी, क्या रोग रोधी क्षमता तथा जंतु की उत्पादकता में वृद्धि की गई है। याद रखना, अगर हम जंतु का प्रजनन बढ़ाएंगे तो उसमें हमको क्या क्या होगा, उसके जंतु प्रजनन द्वारा उसके वृद्धि दर, यहाँ पे रोग रोधी क्षमता तथा जंतु की उत्पादकता में क्या होता है, वृद्धि की गई है। ठीक है ना? इसके द्वारा न सिर्फ इसके उत्पादक तथा मांस, अंडे, दूध आदि में वृद्धि हुई है, बल्कि जंतुओं के उन उत्पादक में गुणवत्ता में भी सुधार संभव हुआ है जो उन जंतु का है। क्योंकि जंतु का भी रख रखाव, पहले जंतु क्या करता था, घर में रहता था। आज देखो गाय के एकदम तेल मालिश होता है, एकदम दूध पर दूध देता है, तो उसको भाई, आज कुत्ता देखो, कुत्ता पहले इधर घूमता था, आज एकदम बैठाया जाता है प्यार से थी में, एसी में, है ना? देखो शहर वाले गांव वाले में एक ही फर्क है, शहर वाले और गांव वाले में एक ही फर्क है। क्या फर्क है? तो क्या कहें हम आपको कि आप वहां पे गाय पाला जाता है, शहर वाले गांव वाले गाय पालते हैं और शहर वाले कुत्ता पालते हैं। और शहर वाले गाय, शहर में गाय बवाता है, मतलब गली में देखना, शहर में जो गाय बवाता है, लेकिन गांव में कुत्ता बवाता है। फर्क सिर्फ गांव और शहर में ये नजर आता है कि शहर वाले को हो क्या गया है, समझ नहीं आता। जिसको पालना चाहिए वो सड़क पर भगवा रहा है, जिसको नहीं पालना चाहिए उसको एसी में बैठाया जा रहा है। और गांव वाले में यही फर्क है, जिसको पालना चाहिए उसे पाला जा रहे हैं, जिसको भगवाना चाहिए उसको छोड़ रखे। यही होता है गांव और शहर के फात। इसलिए गांव इज बेस्ट।
गांव का परतर कभी शहर नहीं कर सकता है। ठीक है, जिंदगी अगर असली जिंदगी जीना है तो गांव रहिए, अगर भाग दौड़ के जिंदगी जीना है तो शहर को चुनिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त याद रखना है दोस्त, यहाँ पे अगर जंतु में वृद्धि यानी कि अधिक खाद्य उत्पादन में जंतु की भूमिका पर स्पष्ट टिप्पणी लिखे। देखो जंतु की वृद्धि में अति आवश्यक है हमारे खाद्य उत्पादन के लिए, क्योंकि पता है कि प्रजनन जंतु कि जंतु प्रजनन द्वारा उसकी वृद्धि क्या हो सकता है, रोग रोधी क्षमता में जंतु की उत्पादकता में वृद्धि होगी। जैसे में इसके द्वारा न सिर्फ इसके उत्पादक तथा मांस अंडे दूध आदि में वृद्धि होती है, ठीक है ना, बल्कि जंतुओं के इन उत्पादक की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। जैसे कि ज्यादा मात्रा में अगर वहां पे वृद्धि होगा, सामान आएंगे जैसे मांस मछली, तो उसकी गुणवत्ता शुद्ध मिलेगा। कम होता है तो उसमें फिट फाट मिल जाता है। जहाँ पे ज्यादा चीज होता है ना वह सस्ता मिलता है, सस्ता में अच्छा चीज मिलता है। और जो कम मात्रा में होता है वो थोड़ा सा ज्यादा उसमें मिलावट मिलते हैं। घी देख लो, घी कम मात्रा में मिलते हैं तो उसकी मिलावट ज्यादा होती है। अगर दूध ज्यादा मात्रा में मिलते हैं दूध में मिलावट कम होती है, इसलिए दही में मिलावट कम होती है। ये से बात होती है, समझने की चीज है, दूसरा कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन है मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका पर संक्षिप्त व्याख्या करें। देखो अगर मानव की कल्याण है तो पशुपालन आवश्यक है या नहीं, ये पर टिप्पणी लिखता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, मानव कल्याण में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पशुपालन से हमको दूध मिलता है, दूध मिलता है, मांस मछली मिलता है। आप ये पशुपालन से हमको मछली मिलता है, घी मिलता है, दूध मिलता है, मक्खन मिलते हैं। बहुत सारे हमारे मानव जीवन में बहुत सारा उन्नति होती है पशुपालन से। याद रखना, वही कहा मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका क्या है, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। याद रखना, पशुपालन देखो अपनी भाषा में लिखना है। मैंने जो बताया पशुपालन या पशु प्रजनन एवं पशु वृद्धि एवं कृषि वृद्धि है, यहाँ पे पद्धति है। तो याद रखना, पशुपालन प्रजनन तथा यहाँ पे पशु शुद्ध, यहाँ पे पशुधन पशुधन वृद्धि एक क्या है, कृषि पद्धति है। पशुपालन का संबंध क्या है, पशुधन जैसे भैंस, गाय, शुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा इसकी देखभाल से है, जो मानव के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है ना, लाभ प्रदान या लाभ प्रदान करते हैं। इसके इसमें कुकुर यहाँ पे कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। याद रखना, यहाँ पे कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। मेरे दोस्त याद रखना, कुक्कुट और मत्स्य मतलब मछली पालन इसके ही शामिल है। याद रखना, इतना जो हमारे महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ जंतु पालने से कोई फायदा नहीं होता, बाघ को पालने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ना बाघ भी पालना जरूरी है। पाल नहीं सकते, जंगल में छोड़ दो, क्योंकि वो बीमारी को खींचता है, ऑब्जॉर्व करता है। बहुत सारा बीमारी है, पहले टीबी बीमारी खूब चलता था, जिसको टीबी हो गया वो खत्म, उसको कोई बचा नहीं सकता था। आज जैसे कैंसर, उस समय का टीबी था, तो टीबी को टालने का उसमें क्षमता है, टाल सकता है वो, ठीक है ना। हैजा बीमारी था, बहुत प्रकार की बीमारी जो घोर प्रयास होते हैं, गिद्दर होते हैं। आज गिद्दर कहीं सुनते, पहले गिद्दर हुआ करता था, आज गिद्दर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका रीजन है कि वो खत्म हो चुके हैं। तो याद रखना, पशुपालन या पशु प्रजनन तथा यहाँ पे पशुधन वृद्धि एक कृषि पद्धति है। एक कृषि की तरह उसकी भी उत्पादन की जाती है, उसका भी कृषि जिस तरह धान गेहूं उपजाया जाता है उसी तरह उसको भी वृद्धि की जाती है। पशुपालन का संबंध पशुधर जैसे, पशुधर मतलब जो फायदा हो, दूध हो, जैसे गाय है, भैंस है, सुअर है, घोड़ा है, घोड़ा से भी फायदा है। घोड़ा से फायदा क्या है, तो घोड़ा का नाल होते हैं, घोड़ा से सवारी की जाती है, ठीक है ना। घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन में उसकी देखभाल से ही मानव के लिए क्या है, मानव के लिए लाभदायक है। तथा साथ में इसमें कुक्कुट एवं मत्स्य पालन भी शामिल है। इससे लाभ क्या क्या है, देखिए अति प्रचलित काल में यानी कि अति प्राचीन काल में मानव द्वारा जैसे मधुमक्खी, मछली, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग उसके उत्पादन जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि के प्राप्त करने के लिए किया जाता था। विश्व की बड़ी यानी कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ उत्पादक खाद्य उत्पादक की वृद्धि एक क्या है, प्रमुख आवश्यकता है। मतलब देखो प्राचीन काल में क्या होता था, आपको पता है कि लोग यही सब पालन करते थे, ठीक है ना। चाहे भेड़ हो, चाहे ऊंट हो, चाहे गधा हो, मतलब गधा तो नहीं होता है, ठीक है। तो भेड़ है, ऊंट है, सुअर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, साथ में क्या है, मछली है, यहाँ पे कुकुर है,
ठीक है ना, कुक्कुट है, ठीक है, ये सब क्या है, बहुत सारे हैं जिसको पालन करके अपनी जिंदगी को बढ़ोतरी कर देते हैं। लेकिन जिस तरह मानव की जनसंख्या में वृद्धि हुआ, तो इसकी जनसंख्या में वृद्धि होना आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो इसकी जनसंख्या घट जाएगा और इसकी उत्पादक घट जाएगा। तो वही कहा गया यहाँ पे कि अति प्राचीन काल में मानव द्वारा जैसे मधुमक्खी, मछली, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग प्रयोग उसके उत्पादक जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद के प्राप्ति के लिए किया जाता था। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है, ठीक है ना। जब इस उस समय कम था, तो आज उसकी वृद्धि भी आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। देखो, पशुपालन खाद्य उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए हमारे या प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाती है। देखो, पशुपालन हमारे खाद्य उत्पादकों में भूमिका में, देखो, अधिकतम आप जितना मिठाई खाते हैं उसमें बिना पशुपालन के है क्या, बिना दूध के है क्या, बताओ। इसलिए गाय भैंस जरूरी है, ऊंट जरूरी है, इसलिए आपको ये सब मिलते हैं, ठीक है ना। आपको बढ़िया बढ़िया एकदम पनीर खाते एकदम, पनीर टिक्का चाहिए, पनीर हई चाहिए, पनीर हाउ चाहिए, पनीर का वैरायटी सुना नहीं लगेंगे तो वो लिस्ट बन जाएगा 500 का। पनीर प्याजा, पनीर कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, हई टिक्का, हाउ टिक्का, हई पनीर। अरे यार क्या कहे, पनीर क्या इतना है, तो पनीर कहाँ से मिलेगा, पशु से पालन से ही। तो उसके लिए हमारे प्रयास की महत्वपूर्ण भूमिका है। शहद का उच्च पोषक मान तथा उसके औषधि महत्व को ध्यान रखते हुए मधुमक्खी पालन को हो रहा है। यहाँ पे डेयरी उद्योग में दूध है, यानी कि दूध तथा उसके उत्पादक प्राप्त हो रही है। ये सब हमारे क्या है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका क्या है। तो मानव कल्याण में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको जरूरत नहीं आप सेम टू सेम डिफिनेशन लिखना है, अपने डिफिनेशन को चेंज भी कर सकते हो थोड़ा इधर उधर करके, क्योंकि यह बायोलॉजी है। बायोलॉजी में ऐसा कर सकते हो, आप इधर उधर करके लिख सकते हो, क्योंकि यह आपके जीवन से रिलेटेड है। कि आप जब आप जैसे पशु पालते तो उससे फायदा क्या है, आपके जीवन में क्या क्या लाभ हो रहे हैं, बस उसी को लिखना है। इसमें आराम से लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का इंग्लिश मीडियम है, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा अभी उसी का इंग्लिश मीडियम है। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, गाजर घास से आप क्या समझते हैं। दूसरे, गाजर घास से क्या समझते हैं। गाजर घास एक प्रकार का क्या है, खरपतवार है। क्या है? गाजर घास एक क्या है, गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ क्या है, विदेश से भारत आया था। देखो, जितना बथुआ देखे होंगे, ये सब बहुत सारा घास है जो हमारे यहाँ का नहीं है, लेकिन कैसे आ गया, तो विदेश से जो गेहूं आया था, बिया हाइब्रिड, उसमें उसके साथ एक दो बिया आ गया, और यहाँ पे उपजाते उपजाते वो उगते 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 फैलता चला गया। तो ये कहा गया गाजर घास से आप क्या समझते थे। गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है, मतलब खरपतवार जानते हैं, मतलब बेकार का चीज है। दूभी घास क्या है, खरपतवार है। खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आ गया था। कहाँ से, भारत आ गया था। इस पौधे का इस पौधे का परागण कुछ लोगों में क्या है, इस पौधे का परागकण कुछ लोगों में विश्वास विकार या जो विकास विकार, यहाँ पे यथादाम यहाँ पे यथादाम श्वासनी घोष आदि के पैदा करता है। मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करना, जो यहाँ पे कहा गया, जो यहाँ पे गाजर घास है, उसकी बात, इस पौधे का परागकण कुछ लोगों में श्वसन विकास श्वसन विकास यथा दाम, यहाँ पे यथा दमा यथादमा, यहाँ पे श्वासनी घोष आदि पैदा करता है। जो इसकी जो घास है, यह व्यक्तियों के श्वास में प्रॉब्लम होता है, श्वसन विकास में, चाहे यहाँ पे यथा दमा, दम्मा बीमारी एक प्रकार दमा, यहाँ पे उसका श्वासनी घोष आदि पैदा करता है। यह एक प्रकार का एलर्जी उत्पादक करने वाला खरपतवार है, पौधा है। एलर्जी मतलब जिससे दमा हो, जिससे कि देखना बुढ़िया लोग होती है, मतलब ज्यादा धुके रहेगी, सिगरेट पहले लोग बीड़ी बीड़ी खूब पीता था, अब बीड़ी तो कम पीता है, पहले बीड़ी खूब पीता था सब कोई। तो बीड़ी पीने वाला देखना, बीड़ी पी रहेगी, वही रहेगी, बीड़ी पी रहेगी, हाँ वही रहेगी। तो इसमें क्या है, ये खरपतवार का महत्वपूर्ण भूमिका, एक प्रकार का एलर्जी पैदा करता है, ठीक है। ये हमारा खरपतवार है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे मुर्गी पालन। देखो, कुट मतलब होता है मुर्गी पालन, ठीक है ना। तो याद रखना, मुर्गी पालन भी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जिंदगी में। हमारे मुर्गी से क्या फायदा है, तो कहा यहाँ पे मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं, या
कुक्कुट पालन से आप क्या समझते हैं? कुक्कुट या मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं? तो मुर्गी पालन हमारे ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि मुर्गी पालन से हमें मांस मिलते हैं, क्या मिलता है? अंडे मिलते हैं, इत्यादि हमारे ज़िंदगी में, हमारे पोषक तत्व में बढ़ोतरी के लिए हमारे उपयोग हैं। अपने भाषा में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मुर्गी फार्म में घरेलू मुर्गी व तत्वों, तितिर आदि के, देखो मुर्गी भी बहुत प्रकार होते हैं, एक देहाती, एक चलानी, तितर भी होता है एक। तो ये कहा गया मुर्गी फार्म में घरेलू मुर्गियों व यहाँ पे तत्वों, तितर आदि के देखभाल, उसका जनन क्रिया, लालन पालन, उसके उत्पादक जैसे मांस व अंडे मांस व अंडे के फसल प्रबंधन में क्या होता है? यहाँ पे मुर्गी फार्म प्रबंधन कहलाता है। यानी कि सीधा बात है कि यहाँ पे मुर्गी पालन जो है, तो वहाँ पे मुर्गी फार्म में मुर्गियों के देखभाल, उसके जनन प्रजनन, लालन पालन करना, जिससे अंडा मांस की उत्पत्ति है, उसे हम लोग मुर्गी फार्म कहते हैं, यानी कि मुर्गी पालन कहते हैं। ठीक है ना? मुर्गी पालन कहलाता है। इसकी सफलता के लिए फॉर्म में क्या क्या करते हैं? इसकी सफलता के लिए फॉर्म के क्षेत्रफल के हिस्से में मुर्गियों की संख्या का संख्या चरना, मुर्गियों को रोग से बचाना एवं टीके का प्रयोग करना, सांप बिल्लियों आदि कुत्ते से बचाना बचाना और साथ में स्वच्छता करना, ठंड गर्मी को बचाव की व्यवस्था करना, साथ में उसके आहार का उपलब्ध करना, प्रबंधन करना। देखो मुर्गी फार्म बहुत ईजी है, अपने तरीका से आप इसको लिख सकते हो, हम इसमें क्या बताएं, जो आप देखें उसी को लिखना है। सिंपल अपने भाषा में क्या लिखना है कि मुर्गी फार्म में मुर्गियों को देखभाल करना, पालन पोषण करना और पालन पोषण करना है एवं उससे अंडे एवं मांस का उत्पादन करना मुर्गी फार्म कहलाता है, जिसमें उसके देखभाल के लिए उसकी खान पान खान पान से लेकर, ठीक है ना, उसको कुत्ता बिल्लियों से बचाना, गर्मी सर्दी से बचाना, यही हमारा क्या कहता है, मतलब जो भी आप इसके बारे में कर सकते हो, क्योंकि इसका पालन है तो उसका देखभाल। एक बड़े क्षेत्रफल में इसका एक फॉर्म बनाया जाता है, जिसमें पानी और खान उचित समय पर दिए जाती है, साथ में इसकी एक बढ़ोतरी होने पर इसकी मांस के लिए बेच दिया जाता है, इसका अंडा देता है। अपने तौर तरीका से इसको लिख सकते हैं, शायद इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुर्गी पालन भाई है, मुर्गी पालन अगल बगल में आपने देखा ही होगा, तो मुर्गी पालन का आप डिफिनेशन खुद से लिख सकते हो, शायद इसमें हम कुछ बताएंगे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अपना से डिफिनेशन लिखने वाला है। ठीक है, फिर भी हमें आप एक बार अपने से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए मुर्गी फार्मों में मुर्गियों का पालन पोषण पालन पोषण करना, यहाँ पे लालन पालन करना और साथ में उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ उसको देना, उसको बिल्ली, साँप, कुत्तों से बचाना की प्रक्रिया मुर्गी पालन कहलाता है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, मुर्गा पालन कहलाता है। साथ में इससे हमको लाभ क्या है? इससे हमको अंडा और मांस मिलता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मतलब एक पॉइंट देके भी लिख सकते हो चाहो तो आप, ठीक है? अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन इसका इंग्लिश है। अगले क्वेश्चन है अंतःप्रजनन क्या है? देखो मेरे दोस्त, अंतःप्रजनन की बात हो रही है, अंतःप्रजनन होता क्या है इस पे बात करते हैं। चलिए, अंतःप्रजनन की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, अंतःप्रजनन है क्या? अंतःप्रजनन का अर्थ होता है एक ही नस्ल के अधिक अधिक निकष्ट व्यक्ति के मध्य 4 से 5 पीढ़ी तक संगम होना। मतलब समझिए, अंतःप्रजनन का अर्थ होता है एक ही नस्ल के अधिक निकट निकटस्थ व्यक्तियों के मध्य 4 से 5 पीढ़ी तक संगम होना। ठीक है ना? प्रजनन कार्य नीति निम्न प्रकार से होती है। एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर एवं उत्तम किस्म का मादा पहले क्या कहता है, अभी अभी निर्योधारित निर्योधारित किया जाता है, साथ में तथा उसको जोड़े में क्या होता है, जोड़े में संगम कराया जाता है। पौधे में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय अथवा भैंस हो, प्रति दुग्धीकरण एवं क्या होता है, अधिक दुग्ध देती है। याद रखना, जैसे कि आप यहाँ पे समझ नहीं पाए क्या कहा मैंने। क्वेश्चन है अंतःप्रजनन मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द हुआ अंतःप्रजनन का अर्थ है एक ही नस्ल से अधिक निकटस्थ व्यक्ति का मध्य जैसे 4 से 5 पीढ़ी तक यहाँ पे संगम होना। जैसे देखना आप गाय भैंस में, देखना
देखो भैंसी की बात लेते हैं गाय, लेकिन ना गाय जब एक बच्चा दे देता है तो दूध देता है, ठीक है, दूध देता है। तो क्या होता है, गाय फिर एक बच्चा देता है, यानी कि फिर अपने जैसा, फिर एक बच्चा देता है, फिर भी वो जिंदा है, फिर भी वो दूध दे रही है। वो लास्ट लाख तक उसका बच्चा एक सियान हो गया, बच्चा भी दूध देना शुरू हुआ, फिर भी वो दूध दे रही है। यानी कि एक पीढ़ी तक कितने 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होता है उसका। 4 से 6 पीढ़ी तक वो अपना जिंदगी को चलाता है, संगम होता है। प्रजनन की कार्य नीति निम्न प्रकार से होती है। एक नस्ल से उत्तम एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर एवं एक उत्तम किस्म का मादा को पहले क्या कहते हैं, अभी निर्यादित किया जाता है तथा जोड़े में संगम कराया जाता है। क्योंकि जब तक आप देखना, आप तो सीमन जलाने लगा है, सिंपल बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो गाय भैंसी में सीमन जलाना, पहले लोग गाय को सांड के पास ले जाता था या भैंस को भैंसा के पास ले जाया करता था। लेकिन आप देखना, वही भैंसा उसकी माँ को भी प्रेग्नेंट करता था, और वही भैंसा उसके बच्चे भी जो होते थे, क्योंकि देखो 4-5 पीढ़ी यानी कि 6 साल, 3 साल में तो रेडी हो जाता है। तो 3 साल जैसे ये इसकी माँ तीसरा चौथा बच्चा देगी, ताले ये रेडी हो जाएगा बच्चा लेने के लिए, इसका इसका पहिल का भी, ठीक है। उसी से इसको भी, इसके आप इसको सीमेंट डलवा सकते हैं। सिंपल, आप तो सीमेंट डला रहे हैं तो बात की बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना। पहले हम लोग जाते थे दादाजी के पास, दादाजी के साथ, ठीक है ना। तो वही कहा गया यहाँ पे कि प्रजनन क्या है, अंत प्रजनन एक और अर्थ का अर्थ होता है नस्ल में अधिक निकटस्थ, मतलब काफी खास निकटस्थ व्यक्तियों के मध्य 4 से 5 पीढ़ी तक संगम होना। प्रजनन के कार्य नीति में प्रजनन यहाँ पे निम्न प्रकार से होती है, यानी कि प्रजनन की कार्य नीति होती है निम्न प्रकार से होती है। एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर और उत्तम किस्म का मादा को पहले अभी निर्धारित किया जाता है तथा जोड़े में संगम कराया जाता है। पशुओं में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय और भैंस हो, प्रति दुग्धीकरण का पर अधिक दूध देती है, प्रति दुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है। इसी के हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, अंतःप्रजनन। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकृत प्रतिरोध पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन आते हैं, पीरक पीरक प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त। पीरक प्रतिरोधी क्या है, समझिए इसको थोड़ा सा। देखो, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी की यहाँ पे विधियों एवं ज्ञान में विकास होने के यहाँ पे बैसिलस बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस यहाँ पे प्रोक्सीन के लिए जिम्मेदार जीन की खोज वैज्ञानिक ने पिछले दशक में की एवं इसके फलस्वरूप यहाँ पे पौधे में आरोपित किया गया। ऐसे करने में क्या हुआ, ऐसे करने के फलस्वरूप पौधे के पीरक प्रतिरोधी हो जाती है एवं क्या होता है, पीरकों का प्रकोप उन पौधे पर नहीं पड़ता। जैसे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया आपको, चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा क्या कहा। देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिमाग से बाहर। क्वेश्चन है कि पीरक प्रतिरोधी क्या है। देखो, कुछ वैज्ञानिकों ने, देखिए, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में एक वैज्ञानिकों ने एक खोज किया। जैसे पौधे में कीड़ा लग जाता था, पौधे में बहुत सारा उससे नुकसान हो जाता था, तो उसमें एक ऐसा प्रतिरोधी का निर्माण किया जिसमें पौधे में अगर डाल दिया जाए, बीज में उसको डाल दिया जाए, तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। इसी को हम पीरक प्रतिरोधी पौधे कहते हैं। वही क्वेश्चन कहा गया, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी की वृद्धि एवं ज्ञान में विकास होने से क्या हुआ, जिससे कि आपको क्वेश्चन, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में वृद्धि एवं ज्ञान में विकास होने पर, जिससे हम लोग का ज्ञान में विकास हुआ, विकास से क्या किया, बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस टॉक्सिन के लिए जिम्मेदार जीन की खोज वैज्ञानिकों ने एक बताते पिछले दशक में की है। किसकी खोज की है, तो वैज्ञानिकों ने एक टॉक्सिन की खोज की है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस टॉक्सिन। याद रखना, थ्यूरेंजियंसिस टॉक्सिन है, एक पर की दवाई है जिसकी खोज बेसिकली का वहां पे जीन की खोज वैज्ञानिकों ने पिछले दशक में की है, यानी कि आज से 10 साल पहले दशक में की है। एवं इसके फलस्वरूप पौधे में
आरोपित किए गए हैं। यानी कि इसके जो टॉक्सिन है, यानी कि बैसिलस थ्यूरेंजियंस इस पौधे में आरोपित कर दिया गया है, डाल दिया गया है। ऐसा करने के ऐसा करने के फलस्वरूप पौधे में यहाँ पे पीड़क प्रतिरोधी हो जाते हैं। क्या होता है? पीड़क प्रतिरोधी हो जाते हैं एवं पीड़कों के प्रकोप इन पौधे पर नहीं हो पाता है। तो डिफिनीशन सीधा क्लियर है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में वृद्धि होने के बाद, विकास होने के बाद क्या हुआ? विकास होने से क्या हुआ? एक यहाँ पे बेसिलस थ्यूरोजिएंसिस नामक जिम्मेदार जीन की, टॉक्सिन की वैज्ञानिकों ने पिछले दशक खोज की और इस जो आपका थ्यूरोजिएंसिस है, बेसिलस थ्यूरोजिएंसिस पौधे में क्या करते हैं? आरोपित करते हैं। खोज की, दशक में खोज की और इसके फलस्वरूप पौधे में आरोपित किया गया। आरोपित किया है एवं इसके फलस्वरूप पौधे में पीड़ा क्या होता है? पीड़क प्रतिरोध हो गए और साथ में इससे पीड़ा को प्रकोप से इसे बचा सकते हैं पौधे को। ये कौन है? तो बेसिलस थ्यूरोजिएंसिस, तो वैज्ञानिकों ने पिछले दशक में खोजा है। इसी को कहते हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी। अगले क्वेश्चन देख लो मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन है धान एवं गेहूं के दो दो प्रथम किस्मों को बताइए। धान एवं गेहूं के दो दो प्रथम किस्म क्या है? तो सबसे पहले धान की बात कर ले। धान के प्रथम किस्म है साबरमती, जया, बाला, कृष्ण। एक प्रकार की प्रथम किस्म प्रकार है धान में क्या है? तो याद रखना, यहाँ पे साबरमती, जया, बाला, कृष्णा, ये धान की प्रकार है। आपसे दो पूछा, हमने चार लिख दिया। गेहूं का प्रथम किस क्या है? तो कल्याण सोना, साबर, यहाँ पे शरावती सोनारा, उसके बाद यहाँ पे लिरमा रोजो, यहाँ पे सोनोरो। इस प्रकार के बहुत सारा हमारे पास यह इसका नाम है जो गेहूं का प्रकार है। तो ऐसे ऐसे दो दो लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको हम चार चार लिख के बता दिए ताकि आपको याद हो। तो सबसे पहला धान की प्रथम किस साबरमती, जया, बाला, कृष्णा। और गेहूं का प्रथम किस क्या है? कल्याण सोना, साबरती सोनारा और उसके बाद यहाँ पे लिमरा रोजो और सोनारा। ये बहुत प्रकार के हमारा गेहूं भी होता है। आज तो धान और गेहूं का प्रकार के पूछो मत, कितना प्रकार के चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन क्या है? चार शर्करा उत्पादक पौधे के वैज्ञानिक नाम लिखे। जो चार शर्करा, शर्करा मतलब जो मीठा हो। सबसे पहले यहाँ पे गन्ना, गन्ना मीठ होता है। साथ में यहाँ पे चुकुंदर, चुकुंदर में मीठ होता है। जैद, जै भी मीठ होता है। खजूर मीठ होता है। जिससे मतलब शर्करा उत्पादन हो सके उसके वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो गन्ना का क्या है? यहाँ पे याद रखना, सैक्रम क्या है मेरे दोस्त? सैक्रम एफिसी एफिसिनेरम। याद रखना, सैक्रम एफिसिनेरम गन्ना के वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना? साथ में यहाँ पे चुकुंदर का बिट्टा भलगो भलगोरिस। याद रखना, बिट्टा भलगोरिस इसका नाम है, बिट्टा भलगोरिस चुकुंदर का नाम। जय का नाम है यहाँ पे सेक्रम सेक्रम यहाँ पे सेक्रम यूडिलम। क्या? सेक्रम यूडियल। याद रखना, सेक्रम यूडियल इसका नाम है, जय का नाम है। साथ में बात करें यहाँ पे खजूर, खजूर का नाम क्या है? सेक्रम बाइबेरी, सेक्रम बाइबेरी। ये अब इसके लिए चार कुछ वैज्ञानिक, चार कहा, चार शर्करा उत्पादक पौधे में वैज्ञानिक नाम बताना है। सबसे पहले गन्ना, चुकुंदर, जय और खजूर। और गन्ना के वैज्ञानिक नाम है सेक्रम, क्या है? शेक्रम एफिसी एफिसिनेरम एफिसिनेरम। साथ में बीटा फल गोलिस। उसके बाद यहाँ पे सेक्रम, यहाँ पे इड्यूल इड्यूल है। उसके बाद यहाँ पे सेक्रम, यहाँ पे बारबेरी किसका नाम है? खजूर का। तो ये चार इसके लिए शर्करा उत्पादक वैज्ञानिक नाम और हमारे उत्पादक हैं जो आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो हमारा जो चैप्टर था खाद्य उत्पादों में वृद्धि की कार्यनीति, इसमें टोटल आपको 15 क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन था? 15 क्वेश्चन था जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इसको याद कर लेना है। इसका पीडीएफ नोट्स यहाँ एक चैप्टर में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर का मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। नंबर नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा। क्रेश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्त, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बार फिर से। तब तक के लिए प्लीज, अभी तक आपने नोट्स पीडीएफ नहीं लिया, लेने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।